गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पढ़ रहे थे और ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर अभी हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे थे, माउथ। माउथ के अंदर हमने टंग कंप्लीट कर लिया था और लास्ट क्लास तक हमने टाइप्स ऑफ टीथ पढ़ लिए थे और हमने डेंटल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं ये समझ लिया था। अब हमें नेक्स्ट क्या समझना है कि हर एक दांत का स्ट्रक्चर कैसा नजर आता है। अब वो देखते हैं, तब जाकर के हमारा पहला पार्ट खत्म हो जाएगा, माउथ। तो देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक आपको लिखना है स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। स्ट्रक्चर ऑफ टूथ तो देखेंगे सब पहले यहां देखो, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ के अंदर मैंने इस तरह से ये जो पूरा दांत दिखाया है, इस पूरे मेन पार्ट ऑफ टूथ को डेंटाइन कहते हैं। So main part of our tooth, human tooth is dentine। अब इसके प्लेसमेंट के, इसके लोकेशन के हिसाब से हम इसके 3 पार्ट करते हैं। जो पार्ट एक्सपोज्ड है, मतलब ये जो रेड वाला एरिया होता है ना, गम्स, रेड वाला गम्स के ऊपर जो व्हाइट कलर वाला टुकड़ा दिखता है, उस एक्सपोज्ड पार्ट को मैं ये रब कर रही हूँ। हेडिंग सबने डाल लिया होगा, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। यहां से लेकर के यहां तक, दिस एक्सपोज्ड पार्ट इज कॉल्ड क्राउन ऑफ टीथ। द पार्ट सराउंडेड बाय गम्स, जो रेड वाला एरिया है जिनको हम मसल्स कहते हैं या गम्स कहते हैं, वो जितना पार्ट है इसे कहते हैं नेक। और जो दांत का हिस्सा अंदर जॉ बोन के घुसा हुआ है, याद है ना, सॉकेट, थीकोडोंट वाला टीथ, तो अंदर जो सॉकेट के चला गया है, उस बचे हुए हिस्से को कहते हैं रूट। पहले डायग्राम समझो, फिर मैं सब कुछ लिखाऊंगी। सो ईच टूथ इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। द एक्सपोज्ड पार्ट इज क्राउन, द पार्ट सराउंडेड बाय गम्स इज नेक, and the part embedded inside the socket of jawbone, that is called root। ठीक। अब जो मेन पार्ट ऑफ टूथ है, जो दांत है, मतलब दांत को ही मैं डेंटाइन भी कह सकती हूँ। तो ये जो पूरा हिस्सा है ये है डेंटाइन। ये जो डेंटाइन का एक्सपोज्ड पार्ट है, इस एक्सपोज्ड पार्ट को एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस ऊपर से कवर कर लेता है। इसे कहते हैं इनामल। अब समझते जाना, जो आपको सामने से ये व्हाइट कलर का दिख रहा है सब्सटेंस, ये सब्सटेंस इनामल है, जिसने डेंटाइन के एक्सपोज्ड वाले हिस्से को कवर करके रखा है। तो अब मुझे डेंटाइन दिख ही नहीं रहा, एक्चुअली में क्या नजर आ रहा है, इनामल। और हर दांत के बीच में ये कैविटी है। इस कैविटी को कहते हैं पल्प कैविटी। तो अगर मैं पूछूं पल्प कैविटी इज सराउंडेड बाय, तो आप कहोगे कि दांत के अंदर की तो कैविटी है, इसके बाहर ये जो सारा है ये डेंटाइन वाला पार्ट है। ये पूरा क्या है, डेंटाइन। सो पल्प कैविटी
is the cavity of each tooth surrounded by dentine part, and the exposed part of dentine is surrounded by a white colored substance called enamel. And this dentine is fixed inside the jaw. ये मान लो jaw है, इसके अंदर इसकी फिक्सिंग हुई हुई है। ये पूरा इसके अंदर फिक्स्ड है। ये जो फिक्सिंग कर रहा है ये बंडल ऑफ कोलाजन फाइबर्स होते हैं। कोलाजन एक प्रोटीन है जो कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड में। तो हमारे बॉडी का मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कोलाजन, उसी कोलाजन प्रोटीन के बंडल्स बने हुए हैं, और वो बंडल ऑफ कोलाजन ही हैं जो दांत को पकड़ के जॉ के बोन के साथ पूरा अटैच कर देते हैं कि अब इसका उखड़ना बड़ा मुश्किल काम है। ये जो बंडल ऑफ कोलाजन फाइबर्स हैं जो अटैचमेंट में हेल्प कर रहे हैं, इनका नाम होता है सीमेंटम या शार्पेस फाइबर्स या पेरिडोंटल लिगामेंट। ठीक है, तो मैं अब एक बार फिर से पूरी कहानी बोल रही हूँ, समझते जाना, फिर से लिखते हैं। दांत के 3 हिस्से हैं। एक्सपोज्ड पार्ट क्राउन है, पार्ट सराउंडेड बाय गम्स नेक है, और जो अंदर सॉकेट ऑफ जॉ में फिक्स हो गया वो है रूट। ठीक, जो पूरा दांत है उस पूरे दांत को डेंटाइन कहते हैं, और इस डेंटाइन हिस्से में प्रेजेंट है एक ओडोंटोब्लास्ट नाम का सेल। यही ओडोंटोब्लास्ट सेल है जो नया नया डेंटाइन सिक्रीट करता है। इस ओडोंटोब्लास्ट सेल का ओरिजिन होता है मेसोडर्मल। वैसे तो आपने पढ़ रखा है कि सेल लेयर के ओरिजिन क्या क्या हो सकते हैं, मैं फिर भी एक बार बोल देती हूँ। एम्ब्रियोनिक लाइफ में एम्ब्रियो के पास 3 सेल लेयर होते हैं। सबसे अंदर वाला एंडोडर्म, फिर उसके बाहर मेसोडर्म, और फिर एक्टोडर्म। तो 3 सेल लेयर हो गए। अब ये सेल लेयर्स का काम है पूरा बॉडी बनाना हमारा। मान लो एंडोडर्म में से एक सेल निकला, कान बनाने चला गया। मेसोडर्म में से एक सेल निकला, हार्ट बनाने चला गया। एक्टोडर्म में से एक सेल निकला, मान लो कि किडनी बनाने चला गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसे रैंडम कुछ भी बोल रही हूँ। समझ क्या रहे हैं कि तीनों सेल लेयर से हमारा पूरा बॉडी बना है। तो डेंटाइन बनाने वाला सेल ओडोंटोब्लास्ट सेल है, और ओडोंटोब्लास्ट सेल का ओरिजिन मेसोडर्मल है। मतलब एम्ब्रियोनिक लाइफ में 1, 2, 3 कौन सी वाली लेयर से बन के आया है? वो बीच वाली, मेसोडर्म से। तो फिर बोल रही हूँ, मेन पार्ट ऑफ टूथ डेंटाइन है, और इसके अंदर ओडोंटोब्लास्ट सेल हैं जो डेंटाइन सिक्रीट करते हैं। हर दांत के बीच में ये कैविटी है जिसे पल्प कैविटी कहते हैं। पल्प कैविटी के आसपास ये सारा डेंटाइन प्रेजेंट है। जो डेंटाइन का एक्सपोज्ड पार्ट था उसके ऊपर एक व्हाइट कलर्ड सब्सटेंस है जिसे इनामल कहते हैं। इनामल कंसिस्ट ऑफ अमीलोब्लास्ट सेल्स जिनका ओरिजिन एक्टोडर्मल है। तो यहाँ से एक बात समझ में आई, इनामल को बनाने वाला सेल अलग है और डेंटाइन को बनाने वाला सेल अलग है। एक का ओरिजिन एक्टोडर्मल है तो दूसरे का ओरिजिन मेसोडर्मल है। दूसरा, अगर आपसे पूछे हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है, तो हार्डेस्ट सब्सटेंस इनामल है। लेकिन ध्यान रखना है, अगर पूछे हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है,
तो वो बोन्स हैं, हड्डियां। बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है, याद आ रहा है ना, पढ़ा था या पढ़ेंगे आगे। तो बोन मैं बता रही हूँ एक टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, और वो हमारे बॉडी का हार्डेस्ट टिश्यू है। और अगर हार्डेस्ट सब्सटेंस पूछेंगे तो वो इनामल होगा। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस ध्यान रखना। इनामल सिर्फ एक सब्सटेंस है, कोई टिश्यू नहीं है। और इनामल बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट सॉल्ट का बना है। इसका मतलब जो भी कैल्शियम के सॉल्ट हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, इन सब से बना हुआ है। तभी नहीं हम कहते कि दूध पीने से दांत मजबूत होते हैं, क्योंकि दूध में ढेर सारा क्या होता है, कैल्शियम। और ऐसा मानते हैं कि थोड़ा सा फ्लोराइड आयन डाइट में हो, फ्लोराइड आयन, तो उससे इनामल का स्ट्रेंथ और बढ़ जाता है। लेकिन कुछ लोगों का डाइट या रहन सहन कुछ ऐसा है कि नेचुरली उनके वहाँ जो पानी अवेलेबल है या खाना है, कभी कभी लोगों के खाने में पानी में एक्सेस ऑफ फ्लोराइड आयंस होते हैं। तो एक्सेस में हो तो फ्लोरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। फ्लोरोसिस बीमारी में दांतों का शेप बिगड़ने लगता है और मॉटलिंग शुरू हो जाती है। दांत सड़कर गिर जाते हैं, पीले से पड़ जाएंगे, स्पॉट आ जाएंगे दांतों में, मतलब दांत बिल्कुल खराब हो जाएंगे। इन बातों से हम क्या समझते हैं? हमेशा ये नहीं मानना कि फ्लोराइड आयन खाओ इनामल मजबूत होगा। पता लगा एक्सेस में फ्लोराइड आयन खा गए। अगर हमारे लिए डेफिशिएंसी से बीमारी होती है तो ओवर कुछ खाने से भी बीमारियां होती हैं। ना ज्यादा अच्छा ना कम अच्छा, सब नॉर्मल डाइट में लेना है। तो पहली बात, इनामल की ताकत बढ़ाने के लिए एक तो हमें कैल्शियम सॉल्ट्स बनाने पड़ते हैं, और साथ में अगर थोड़ा फ्लोराइड आयन मिल जाए तो और बढ़िया बात है। ठीक। तीसरी बात, ये जो पल्प कैविटी है जिसके आसपास ये पूरा डेंटाइन है, देखो मैं डेंटाइन को मार्क कर रही हूँ फिर से, ये पूरा डेंटाइन है। इस पल्प कैविटी में क्या क्या होता है? एक तो यहाँ कनेक्टिव टिश्यू है कि दांत पूरा एक साथ बंधा रहे, कोई सामान बिखरे नहीं। दूसरा, यहाँ पर नर्वस सप्लाई है और यहाँ पर ब्लड सप्लाई है। और पल्प कैविटी जहाँ पर एंड होता है इसे कहते हैं रूट कैनाल। क्या नाम है इसका? रूट कैनाल। तो देखो, अगर यहाँ नर्वस सप्लाई है तभी दांत को खींचेंगे तो दर्द होगा। अगर नर्वस सप्लाई नहीं होती तो कभी हमें दांत में कोई पेन फील होता ही नहीं। दूसरा, ब्लड कैपिलरीज हैं तभी तो दांत को नरिशमेंट मिलेगा, तो सारा खाना यहीं से डिफ्यूज होकर के जा रहा है। और हमारे दांतों का ये रूट कैनाल बहुत नैरो होता है, बहुत छोटा सा, उसके थ्रू सिर्फ ब्लड वेसल्स, नर्व्स का ही आना जाना हो सकता है। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर एक दांत को जॉ से पकड़ के रखने वाले ये बंडल ऑफ कोलाजन फाइबर्स हैं, जिसको कहते हैं सीमेंटम, क्योंकि ये सीमेंट जैसा काम कर रहा है, या इसे कहते हैं शार्पेस फाइबर्स, या इसका नाम है पेरिडोंटल लिगामेंट। ये सब नाम कोलाजन फाइबर के बंडल्स के हैं जिनका काम है हर एक दांत को जॉ के बोन से पकड़ करके रखना है, पूरा बांध करके रखना है कि वो जॉ से ढीला होकर गिर ना जाए। तभी हमारे दांत थीकोडोंट टाइप के हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर कैप्चर करो और फिर लिखना शुरू करते हैं। ये है स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। लिखो, each tooth is divided into each tooth is divided into
three main parts. Each tooth is divided into three main parts. Number one, crown. Number one है crown. Crown के आगे लिख दो. It is the exposed part of tooth. Crown, it is the exposed part of tooth. Exposed part of tooth. Number two, neck. Number two है neck. इसके आगे लिख दो. This part is surrounded by gum. This part is surrounded by gum. Number three, root. Number three, root. इसके आगे लिख दो. This part is fixed. ऐसे लिख दो. This part is fixed inside the socket of jawbone. This part is fixed inside the socket of jawbone. ठीक है. अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो. The main part of tooth is dentine. ये लिखा. The main part of tooth is dentine, comma, which consists of यहाँ लिख रही हूँ ओडोंटोब्लास्ट cells. हाईलाइट करेंगे. The main part of tooth is dentine, which consists of odontoblasts cells. ब्रैकेट में लिखना mesodermal origin. Mesodermal origin. Next, the exposed part of dentine. The exposed part of dentine is surrounded by a white colored substance. The exposed part of dentine is surrounded by a white colored substance called enamel. Called enamel. Next line. This enamel is the hardest substance found in human body. This enamel is the hardest substance found in human body, comma, made up of लिख रही हूँ सामने ameloblast cells. Made up of या लिख लो consist of, एक ही बात है, consist of ameloblast cells. ब्रैकेट में ectodermal origin. रिपीट कर रही हूँ मैं सेंटेंस. Enamel is the hardest substance found in human body, which consists of ameloblast cells. ब्रैकेट में ectodermal origin. Ectodermal origin. Next line. Chemically, enamel is made up of. Chemically, enamel is made up of
calcium hydroxy apatite salts. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सबका केमिकली इनामल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट सॉल्ट. नेक्स्ट पॉइंट, little amount of fluoride ion, सामने लिखा है little amount of fluoride ion gives additional strength to enamel. Little amount of fluoride ion gives additional strength to enamel. But excess of fluoride ion can result in a disease condition. But excess of fluoride ion can result in a disease condition called fluorosis. But excess of fluoride ion can result in a disease condition called fluorosis. Highlight करना. Next, each tooth consists of a pulp cavity. ये लिखा, each tooth consists of a pulp cavity, comma, which consists of connective tissue, comma, nerve fibers, comma, blood vessels, etc. Consists of connective tissue, nerve fibers, blood vessels, etc. So, this pulp cavity provides nourishment to each tooth. So, this pulp cavity provides nourishment to each tooth. Highlight करना इसे. Pulp cavity provides nourishment to each tooth. Next, pulp cavity is surrounded by dentine. उसके चारों तरफ dentine है. Pulp cavity is surrounded by dentine. And it opens out via root canal. ये लिखा है. And it opens out via root canal. Next, each tooth is fixed. Each tooth is fixed. F-I-X-E-D is fixed inside the socket of jawbone. Each tooth is fixed inside the socket of jawbone, comma, with help of bundles of collagen fibers. With help of bundles of collagen fiber. Repeat कर रही हूँ. Each tooth is fixed inside the socket
of jawbone with help of bundles of collagen fibers called, ये लिखा सीमेंटम या शार्पेस फाइबर्स या पेरिडोंटल लिगामेंट। सारे नाम लिख दो, हाईलाइट कर दो। कॉल्ड सीमेंटम या शार्पेस फाइबर्स या पेरिडोंटल लिगामेंट। देखो अब ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये रूट्स का फॉर्मूला है। जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा था दांतों का, ऐसे ही अपर जॉ में हर इंसीजर का एक रूट होता है, लोअर जॉ में भी एक। सिमिलरली फॉर कैनाइन, अपर जॉ के प्रीमोलर के 2 रूट हैं लेकिन लोअर जॉ में एक ही है। ऐसे ही मोलर। अब ये रूट का मतलब क्या है ये देखो, अभी मैंने बताया था ना 3 हिस्से होते हैं, क्राउन, नेक और रूट। एक एग्जांपल देखो, ये देख रहे हो, इस दांत के मैंने 2 रूट दिखाए हैं। मतलब ये दांत जॉ में 2 जगह से फिक्स होता है। इसके लिए कितने सॉकेट हैं? 2। तो अगर मैं यहाँ पर मोलर दिखाती अपर जॉ का तो कितने रूट दिखाती? 3। मैंने अपर जॉ का मोलर नहीं दिखाया, या तो मैंने अपर जॉ का प्रीमोलर दिखाया है या लोअर जॉ का मोलर दिखाया है। तो कितने रूट दिखाए हैं? 2। सबसे ज्यादा रूट इसके हैं अपर जॉ के, मोलर के। इसका देखो मैं डायग्राम कैसे बनाऊंगी। देख रहे हो, 1 2 3 जगह से फिक्स हुआ है। तो ये फॉर्मूला है फॉर रूट्स ऑफ टीथ। हेडिंग डाल दो, फॉर्मूला फॉर रूट्स ऑफ टीथ। लिखो अपर जॉ का फॉर्मूला 1 1 2 3, लोअर जॉ का फॉर्मूला 1 1 1 2। फॉर्मूला फॉर रूट्स ऑफ टीथ। एग्जाम्पल, this tooth has 2 roots present. This tooth has 2 roots present. ठीक है, तो ध्यान रखना, मिक्स नहीं कर देना है। जो हमने पहले पढ़े थे वो डेंटल फॉर्मूला थे और ये मैंने एक स्पेशल फॉर्मूला बना के दिखाया सिर्फ रूट्स के लिए। अगर क्वेश्चन पूछेगा द मोलर्स ऑफ अपर जॉ हैव हाउ मेनी रूट्स, तो आंसर क्या होगा? 3। द प्रीमोलर ऑफ लोअर जॉ हैज हाउ मेनी रूट्स, आंसर क्या होगा? 1। ठीक है, अब एक लास्ट बात दांत के लिए। हमने कहा था पल्प कैविटी ओपन्स आउट बाय रूट कैनाल। तो देखो हमारा जो रूट कैनाल है वो क्लोज्ड है। कहने का मतलब बहुत नैरो है और इतनी थोड़ी सी जगह है कि बस वहां किसी तरह से नर्व फाइबर और ब्लड वेसल्स ही घुस पाते हैं।
ऐसे जो क्लोज्ड वाले रूट कैनाल होते हैं वो अपने दांत को एक डेफिनेट साइज देके अपनी ग्रोथ रोक देते हैं, लाइफ लॉन्ग ग्रो नहीं करते। मतलब जब हमारा परमानेंट सेट ऑफ टीथ आया होगा तो हमारे दांत छोटे रहे होंगे, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ी होगी तो थोड़ा हमारा दांत भी ग्रो किया होगा, लेकिन एक उम्र के बाद हमारे दांत का फर्दर ग्रोथ नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमारा ये रूट कैनाल ऑलमोस्ट बंद हो गया है और बस इतनी सी जगह है कि बस नर्व्स आ सके और ब्लड वेसल, यहाँ पर और एडिशनल डेंटाइन का ग्रोथ नहीं हो पाया। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, उनका रूट कैनाल ऐसा नहीं होता छोटा सा, उनका रूट कैनाल ऐसे वाइड रहता है, साइज में काफी बड़ा रहता है। इसको ओपन रूट कैनाल कहते हैं। जहां पर रूट कैनाल ओपन रहेगा वहां पर धीरे धीरे डेंटाइन बढ़ता जाएगा और एज के साथ साथ डेंटाइन यानी कि दांत ग्रो होता जाएगा। एग्जाम्पल, टस्क ऑफ एलिफेंट, इंसीजर्स ऑफ रोडेंट, जैसे कि चूहा है, चूहे के जो इंसीजर वाले दांत होते हैं वो उम्र के साथ साथ और लंबे होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके दांत की जो पल्प कैविटी का रूट कैनाल है वो ओपन है, वाइड है, तो वो किसकी ग्रोथ करवा सकता है? डेंटाइन की। और जिसका रूट कैनाल बंद है, बहुत नैरो है, वो एक साइज के बाद फर्दर ग्रोथ शो नहीं कर सकता। तो नीचे एक नोट लिखो, नोट के अंदर टीथ which have closed root canal, teeth which have closed root canal can't grow throughout life, so their growth stops. After attaining some definite size. So their growth stops after attaining some definite size. Next देखो, but there are some teeth having open root canal. But there are some teeth having open root canal, comma, which can grow throughout life, by adding some new dentine part, which can grow throughout life by adding some new dentine part. Example, tusk of elephant, incisors of rodent, etc. Tusk of elephant, incisors of rodent, etc. मैं रिपीट कर रही हूँ, हमारे पल्प कैविटी का रूट कैनाल क्लोज्ड है, मतलब उससे दांत जिंदगी भर ग्रो नहीं होगा, बस नर्वस और ब्लड सप्लाई आता जाता रहेगा। कुछ जानवरों में ये रूट कैनाल ओपन होता है, वाइड होता है, आना जाना लगा रहेगा आसानी से, प्लस नया नया डेंटाइन ग्रो करके वो अपने दांत को लाइफ लॉन्ग ग्रो कर सकता है। एग्जाम्पल, टस्क ऑफ एलिफेंट
or incisors of rodent. हाँ जी, तो ये हमने खत्म करा ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पहला पार्ट माउथ, ये ओवर हो गया। अब सेकेंड पार्ट लिखना है, फेरिंग। सेकेंड पार्ट है फेरिंग। अब आपको क्लैरिटी आ गई है कि अभी हमने पहला पार्ट ही खत्म किया है और अब सेकेंड पार्ट शुरू हो रहा है। तो देखेंगे पहले यहाँ पर, फिर लिखते हैं फेरिंग इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। किस तरीके से, देखो यहाँ पर, देखो ये अगर मैं एक पीछे से व्यू देखूं कि नाक के पीछे क्या चलता होगा, नाक के पीछे से मतलब इस नेजल कैविटी के पीछे से जो हवा लेकर के सबसे पहले ट्यूब निकली उसका नाम है नेजोफैरिंक्स। नेजोफैरिंक्स देख रहे हो डायग्राम में, नाक के पीछे से हवा लेकर के निकली। जब ये हवा लेकर के आगे पहुंची तो बकल कैविटी ने पीछे के पीछे इसमें खाना डाल दिया। ये देखो बकल कैविटी है, नीचे टंग रखी हुई है, इसने यहां से फूड ऐड कर दिया। ये देखो जब ये आगे बढ़ा और हवा के साथ, एयर के साथ खाना भी मिल गया, इस सेकंड हिस्से को कहते हैं ओरोफैरिंक्स। क्या नाम है इसका? ओरोफैरिंक्स। तो नेजोफैरिंक्स कैरीज ओनली एयर, ओरोफैरिंक्स कैरीज एयर, यहां लिख देती हूं, एयर अलोंग विथ फूड। दोनों चीजें आ गई। अब जब ये यहां से निकल के बकल कैविटी से नीचे गया तो यहाँ पे कहीं हमारा लैरिंक्स रखा होता है, ये लैरिंक्स तक पहुंच गया। लैरिंक्स तक पहुंचकर इसका नाम हो जाता है लैरिंगोफैरिंक्स। क्या नाम हो गया? लैरिंगोफैरिंक्स, क्योंकि ये किसके करीब पहुंच चुका है? लैरिंक्स। लैरिंक्स के पास पहुंचकर देखो, पहले ऐसी देखो, ये लैरिंक्स के पास पहुंच चुका है, अभी भी इसमें खाना और हवा दोनों है। तो मैं क्या कहूंगी? फेरिंक्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। आखिरी में जाकर के इसके दो पार्ट हो गए। एक पार्ट में सिर्फ एयर जाएगी, इसे मैं कहूंगी विंड पाइप या ट्रेकिया, और एक में सिर्फ खाना जाएगा जिसे मैं कहूंगी फूड पाइप या ईसोफेगस। तो इस चैप्टर में हम फूड पाइप पढ़ेंगे, अगले चैप्टर रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग वाले चैप्टर में हम विंड पाइप यानी कि ट्रेकिया के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन याद रखना फेरिंक्स का टॉपिक यहां भी आया और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी आएगा,
क्योंकि pharynx is a common passage for food and air. ठीक है, ये लिखते हैं पूरा भी। एक और बात सुन लो, नेजोफैरिंक्स में सिर्फ हवा है, लेकिन ओरो और लेरिंगोफैरिंक्स में हवा और खाना है। खाने से अपनी दीवार को बचाना पड़ेगा। खाने में कुछ टॉक्सिक चीजें भी हो सकती हैं, हार्ड फूड भी हो सकता है जो फैरिंक्स की दीवार को डैमेज करते हुए जा सकता है। तो जो नेजोफैरिंक्स है जिसमें सिर्फ हवा है, वो इंटरनली लाइंड है बाय स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, यानी कि उसमें सिर्फ एक सिंगल सेल लेयर ही है, क्योंकि वहां खाने का डर नहीं है, उससे बचना नहीं है। लेकिन जो ओरो और लेरिंगोफैरिंक्स हैं उनमें मल्टीपल सेल लेयर्स प्रेजेंट हैं, जिस एपिथेलियम का नाम है नॉन कराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, क्योंकि उसको अपने आप को खाने के डैमेज से भी बचाना है। तो अगर कल को आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि नेजोफैरिंक्स की लाइनिंग पतली है लेकिन ओरो और लेरिंगो की लाइनिंग मोटी है, तो वजह बताओ, तो आपके पास जवाब है कि वहां खाने से बचने के लिए नंबर ऑफ सेल लेयर्स ज्यादा हैं। नेजोफैरिंक्स में सिर्फ हवा है, तो हवा से ऐसा कोई बचना नहीं। ठीक है, तो ये डायग्राम कैप्चर करो और लिखो। फैरिंक्स में इट इज अ कॉमन पैसेज for food and air. It is a common passage for food and air. Next, it is divided into three main parts. It is divided into three main parts. लिखो नंबर 1 या ए पार्ट, नेजोफैरिंक्स। नेजोफैरिंक्स लिखो। नेजोफैरिंक्स में इट रन्स, RUNS, इट रन्स behind the nasal cavity. It runs behind the nasal cavity and it carries only air. And it carries only air. Next line. It is internally lined by, it is internally lined by pseudo stratified ciliated columnar epithelium. रिपीट कर रही हूं, नेजोफैरिंक्स में it runs behind the nasal cavity and it carries only air. And it carries only air. Internally lined by pseudo-stratified ciliated columnar epithelium. अब लिखो बी पार्ट, ओरोफैरिंक्स। बी पार्ट है ओरोफैरिंक्स। इसके आगे लिखो इट रन्स behind the oral cavity या buccal cavity. It runs behind the oral cavity and now it carries food plus air. And now it carries food plus air. Next sign. It is internally lined by,
It is internally lined by non-keratinized stratified squamous epithelium. Internally lined by non-keratinized stratified squamous epithelium. शॉर्ट में इसे कहते हैं NKSSE. NKSSE. अब लिखो सी पार्ट, लैरिंगोफैरिंग. सी पार्ट है लैरिंगोफैरिंग. It reaches near to larynx. It reaches near to larynx, comma, carries both food and air. Carries both food and air. Next line, short में लिख दो, internally lined by NKSSE. Internally lined by NKSSE. Next, it further divides into two parts. It further divides into two parts, that is windpipe and food pipe. It further divides into two parts, that is windpipe and food pipe. तो ये खत्म हो गया सेकेंड पार्ट फैरिंग. अब हम थर्ड पार्ट शुरू कर रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, जिसका नाम है ईसोफेगस, यानी कि फूड पाइप. हाँ जी, देखो अब आपको यहां तक की सब कहानी क्लियर है. अब आगे ईसोफेगस पढ़ रहे हैं. ईसोफेगस का लेंथ करीब 25 सेंटीमीटर है, पूरा यहां से पास करता है. इसकी ओपनिंग को गलेट कहते हैं. देखो यहाँ, ये आ गया ईसोफेगस, और ये ईसोफेगस की ओपनिंग है जिसे गलट कहते हैं. ईसोफेगस का काम सिर्फ इतना है कि फैरिंक्स से खाना लेना है और आगे स्टमक में छोड़ देना है. ईसोफेगस के अंदर भी वही एपिथेलियम है जो अभी हमने लिखा था, NKSSE. अब इसका शॉर्ट फॉर्म याद कर लो, नॉन कैराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. अभी ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पढ़ लेंगे ना, फिर मैं आपको हिस्टोलॉजी समझाऊंगी. हमारे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सबसे बाहर की तरफ एक सेल लेयर है जिसका नाम है सेरोसा. ईसोफेगस एक एक्सेप्शन है. क्यों है ये समझ जाओगे आगे, लेकिन उसके बाहर सेरोसा नहीं होता. तो अगर मैं कहूँ स्टमक, तो आप कहोगे सबसे बाहर सेरोसा लेयर है. इंटेस्टाइन, सेरोसा लेयर है. तो आप हर जगह सेरोसा कहोगे, लेकिन मैं कहूँ ईसोफेगस के सबसे बाहर क्या है, आप कहोगे सेरोसा नहीं है. उसकी जगह एक दूसरा लेयर है जिसे ट्यूनिका एडवेंटिशिया कहते हैं. तो ये एक एक्सेप्शन हुआ ईसोफेगस का,
जो लेयर बाकी सब में है वो इसके पास नहीं। ठीक है, तो लिखना शुरू करो। ईसोफेगस में सबसे पहला पॉइंट, अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। नेक्स्ट टाइम, its opening is called gullet. Its opening is called gullet. Next, internally lined by NKSSE। सेम है, मैं बार बार नहीं लिख रही हूं फुल फॉर्म। इंटरनली लाइंड बाय NKSSE, अभी बताया था फुल फॉर्म। नेक्स्ट, सेरोसा लेयर। नेक्स्ट पॉइंट ऐसे लिखो, serosa layer is absent around the esophagus. Serosa layer is absent around the esophagus. So, it is surrounded by another. So, it is surrounded by another tissue layer. So, it is surrounded by another tissue layer called tunica adventitia. ब्रैकेट में लिख देना आउटर मोस्ट। रिपीट कर रही हूं मैं सेंटेंस। सेरोसा लेयर इज एब्सेंट अराउंड ईसोफेगस, सो इट इज कवर्ड बाय या सराउंडेड बाय, प्रोटेक्टेड बाय, एक ही बात है। सो इट इज सराउंडेड बाय अनदर लेयर कॉल्ड ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ब्रैकेट में लिखोगे आउटर मोस्ट। नेक्स्ट सुनो, ईसोफेगस का अपर 1/3 हिस्सा वॉलेंट्री मसल्स का बना है और बाकी का 2/3 हिस्सा इनवॉलेंट्री मसल्स का बना है। तो ये अंडर अवर कंट्रोल है और बाकी का अंडर अवर कंट्रोल नहीं है। तो मैं फिर बता दूं, सबसे बाहर सेरोसा होना चाहिए था, वो नहीं है, उसकी जगह ट्यूनिका एडवेंटिशिया है। सबसे अंदर की जो लाइनिंग है वो NKSSE है। तो सबसे बाहर ट्यूनिका एडवेंटिशिया है और सबसे अंदर NKSSE है। बीच में क्या क्या है वो आगे बताऊंगी। और इसकी दीवार में अपर 1/3 हिस्सा वॉलेंट्री मसल्स का बना है और लोअर 2/3 इनवॉलेंट्री का। तो लिखो, द अपर 1/3 पार्ट ऑफ esophagus, the upper 1/3 part of esophagus wall, WALL, is made up of voluntary muscles. The upper 1/3 part of esophagus wall is made up of voluntary muscles, but the remaining 2/3 part is made up of involuntary muscles. But the remaining 2/3 part is made up of involuntary muscles. ठीक है,
तो सबसे बाहर का कवर हो गया, अंदर का कवर हो गया और मस्क्यूलर नेचर क्लियर हो गया। अब ये स्टमक में कैसे जाके ओपन होगा वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही याद करना है आपको। डाउट्स साथ साथ लिखते रहो, हम डाउट सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।